आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले कश्मीर में जो अत्यंत ही दुखद घटना हुई है उसके बारे में हम सभी लोगों को दुख तो है और पीड़ित परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन साथ ही बहुत चिंता है। जब भी सरहद के पार से हमारे देश के किसी कोने में किन्हीं पे भी किसी तरह का प्रहार होता है तो ये आवश्यक भी है और कर्तव्य भी बनता है पूरे देशवासियों का अपने केंद्र की सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की जो भी सरकार कदम उठाएगी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहेगा। इसमें कहीं कोई संदेह या विवाद का प्रश्न नहीं है, लेकिन इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ एक दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात पहलगाम की घटना उनके कार्यकाल की 24वीं ऐसी बड़ी घटना है। मैं दोहरा दूं, 24वीं ऐसी बड़ी घटना है जिसमें इन शरारतियों ने या तो हमारे सैनिक बल, अर्धसैनिक बल पर हमला किया है और या हमारे निहत्थे देशवासियों पर। और अधिकांश ऐसे वारदातों के बाद, तुरंत बाद एक जादू की तरह हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज वारदात को अंजाम देने वाले के नाम, उनके पता, वो कहां रहते हैं, उनका हैंडलर कौन है या कौन था, ये सारी जानकारी दे देते हैं। तो मेरा प्रश्न है, हम लोगों का प्रश्न है कि ये वारदात के बाद सारी सूचनाएं कैसे एकाएक निकल आती हैं? क्या ये वारदात को अंजाम देने वाला अपना नाम, पता, घर का फोटो सब कुछ वहां छोड़ जाता है इनके लिए, या इन्हें पहले पता होता है? और अगर पहले पता होता है तो इन वारदातों को रोका क्यों नहीं जा सकता? ये एक चिंताजनक और विचित्र बात है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी थकते नहीं ये कहकर कि 370 हटाने के बाद या आदरणीय मोदी जी के सरकार आने के बाद कश्मीर घाटी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। और क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं, हम देशवासी उनकी बातों को मानते हैं और इसका नतीजा यह है कि पिछले 2 वर्षों से कश्मीर की घाटी में लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया, जिसके कारण वहां के रहने वालों के व्यवसाय में अचानक वृद्धि हुई। और लोगों के यहां, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि कश्मीर की एक मुख्य व्यवसाय टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो देश भर के पर्यटक
कश्मीर की तरफ जाने लगे, उससे कोई खूबसूरत जगह धरती पर रहे नहीं। और वहां के जो व्यवसायी हैं उनको इसका लाभ मिलने लगा। ये बहुत ही अच्छी चीज हुई थी। लेकिन हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को सच्चाई तो मालूम होनी ही चाहिए था, क्योंकि उनके पास तरह तरह के साधन हैं ये जानने के लिए कि सच मायने में क्या स्थिति बनी हुई है। और पहलगाम में तो पहलगाम पहुंचना ही बहुत सरल नहीं है, लेकिन पहलगाम से कहीं घोड़े पर चढ़कर एक ऐसी जगह पे जाना, एक ऐसी जगह पे पर्यटकों का जाना जहां कोई सड़क मार्ग ना हो और उसके पीछे जंगल हो, ऐसी जगहों पर हमारे केंद्र की सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो आधी सरकार बनी हुई है, कश्मीर में तो आधी सरकार है, वो सरकार की जो शक्ति है वो सीमित है, इसलिए मैं राज्य की सरकार को बहुत इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं। नैतिक तौर पे वो भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में कश्मीर की सुरक्षा है। तो सुरक्षा बल ऐसी जगह पे क्यों नहीं था जहां 2000 हमारे देशवासी छुट्टी मनाने गए थे अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मां बाप के साथ। और जो पीड़ित हैं उनकी मैं कुछ लोगों की, कुछ महिलाओं की मैं बयान सुन रहा था कि वो चिल्लाकर कहीं के मुख्यमंत्री से, कहीं के मंत्री से ये कह रही हैं कि सुरक्षा ना एक पुलिस, ना एक सुरक्षा कर्मी, ना किसी इलाज का इंतजाम। भाई जहां आप घोड़े पे जा रहे हैं वहां तो आप गिर तो सकते हैं, चोट तो आ सकती है, ना हो आतंकवादी हमला तो भी। तो एक फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को देशवासियों को जवाब देना ही चाहिए और इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के लिए हुए कठोर से कठोर या उचित कदम के साथ पूरा देश खड़ा है। यहां कोई विपक्ष नहीं है। केंद्र सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो चाहे करे, हम उसके साथ खड़े हैं। कोई कुर्बानी देनी होगी, देशवासी, एक एक देशवासी खड़ा है। लेकिन वही देशवासी, वही पीड़ित परिवार के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब हम आप पे इतना यकीन करते हैं और आपकी बातों पे कि वहां सुरक्षा है, हम अपने बाल बच्चों को लेकर वहां चले जाते हैं, तब ऐसा होना ये तो बहुत ही दुखद और गैर जिम्मेदारी की चीज है। और मेरे समझ से इस कारण, इस बाबत गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता भी एक चीज होती है। और फिर वही घिसी पिटी बात होती है, लेकिन वो होती है क्योंकि आवश्यक है कि रेल दुर्घटना में रेलवे को, उस इंजन को चलाने वाले हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। विमान दुर्घटना के लिए माधवराव सिंधिया जी उसके पायलट नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। इसलिए मेरा मानना है कि इस दुखद घटना के बाद हमारे गृह मंत्री जी को अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नैतिक जिम्मेदारी लेना हिम्मत का काम होता है और मुझे लगता है कि उन्हें हिम्मत दिखाना चाहिए। कश्मीर की बात समाप्त हुई। इस बारे में कोई किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अभी कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। उनका कहना है कि सिंधु जल
देखिए, जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसको हमें रखने की क्षमता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम लोग उसके साथ में हैं, लेकिन ज़्यादा देर पानी रोकने से और उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने से हमारे यहाँ भी अधिक जल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात, ये अंजाम पाकिस्तान सरकार के या पाकिस्तान सेना के सिर्फ अफसरों के वजह से आतंकवादियों ने लिया है। इसकी सज़ा पाकिस्तान के साधारण लोगों को देना कहाँ तक उचित है या नहीं है, ये हमारे केंद्र सरकार का मामला है, वो समझे। लेकिन मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, पाकिस्तान के रहने वाले साधारण लोग जैसे हमारे यहाँ रहते हैं वैसे उनके यहाँ रहते हैं, वो हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग कोई ऐसी कदम ना उठा लें जिससे वो तकलीफ में पड़े। आपने सुना होगा एक कहावत हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि जब कहीं आग लगता है तो उसमें जलकर कुत्ता नहीं मरता है, कुत्ता भाग जाता है। और ऐसे गंदे कारनामों को करने वाले जो हैं, या वो आज न कल मारे जाएंगे या कहीं भाग जाएंगे। तो क्रोध में आकर, और क्रोध तो होगा ही, क्रोध नहीं होना अस्वाभाविक होगा, हम लोग जो भी कदम उठाएं, हमारी केंद्र की सरकार जो भी कदम उठाए, वो ये जरूर सोचकर उठाए कि जैसे हमारे यहां साधारण लोग हैं और कुछ बदमाश भी हैं, वैसे उनके यहां भी साधारण लोग हैं और कुछ आतंकवादी भी हैं। तो आतंकवादियों का किया हुआ उसकी सजा कम से कम साधारण लोगों तक पड़े, ऐसा मैं समझता हूं कि हमारी सरकार भी सोचती होगी और समय आने पर वो कदम उठाएगी। उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा है वो मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जरूर उठाइए, आपको जो सवाल उठाना है उठाइए। आपके ठीक पीछे बैनर में लगा हुआ है जनसुराज का, और पहली बार देखने को मिला। क्या रोल है आपका और प्रशांत किशोर जी के साथ आकर क्या संबंध रहा है जनसुराज का? ये पॉलिटिकल सवाल थोड़े ही, मैंने सोचा कि आप कोई भारी भरकम पॉलिटिकल सवाल पूछने वाले हैं। दुनिया के लिए भारी भरकम है, क्योंकि अभी तक आप पर्दा के पीछे ही रहे, पहली बार पर्दा के सामने आए। मैं अभी भी पर्दे के पीछे, जितना पर्दे के आगे या पीछे आप समझते हैं मैं था, उतना ही रहूंगा। इसके बैनर लग जाने से कोई बहुत बदलाव की वो मत कीजिए। देखिए, जन सुराज, और ये तो मैं पहले भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह चुका हूं, पता नहीं आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा। मैं तो कह चुका हूं कि जन सुराज की सोच, जन सुराज की अभियान, जन सुराज में क्या करना है, ये प्रशांत जी ने, मैंने और कुछ साथियों ने मिलकर दिल्ली में इसकी संरचना हम लोगों ने 2020-21 में किया था। और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हम में से सबसे फिट प्रशांत जी हैं। मैं समझता हूं कि अगर मैं उस पदयात्रा का चेहरा बनता तो 5-10 किलोमीटर बाद वो पदयात्रा रुक जाती, लेकिन वो 2.5 साल तक हजारों किलोमीटर चले हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और हर तरह से मैं जन सुराज के साथ था, हूं, रहूंगा। और आवश्यकता अनुसार ही भोजन में हम लोग नमक या चीनी डाला करते हैं। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी मेरी भी भूमिका शायद बढ़ेगी और मैं भी शायद आपको उस रूप में ज़्यादा दिखूंगा। लेकिन जन सुराज की पहली बार घोषणा
मैंने ही यहीं से पूर्णिया से ही किया था। तो इसमें बल्कि कल मैं थोड़ा हैरान हुआ कि कुछ वक्ताओं ने इस बात पे जोर दिया जो आप कह रहे हैं कि साहब कन्फ्यूजन है। तो कोई कन्फ्यूजन न थी, न है, न होने की संभावना है। ये हम लोगों की मिली जुली सोच है। और ये सोच ये जो जन सुराज आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछ ही लिया है, तो ये सुन लीजिए कि ये एक साधारण राजनीतिक दल की तरह नहीं बना है और न हम साधारण राजनीतिक दल की तरह चुनाव में जाकर और विधानसभा में अपने नुमाइंदों को पहुंचाना चाहते हैं। ये एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष कारण से जन सुराज की स्थापना हुई है और वो विशेष कारण मुझसे बेहतर यहाँ मौजूद आप सब समझ रहे होंगे कि वो विशेष कारण क्या है। बिहार अब उस कगार पे पहुंच चुकी है जहां कहा जा सकता है कि बस अब नहीं। एक अंग्रेजी में कहावत है, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ऊंट बहुत वजन उठा सकता है और उस पर आप वजन डालते जाइए और वो ऊंट खड़ा रहता है। एक समय ऐसा आ जाता है उसके बोझ उठाने की क्षमता में कि अगर आप एक तिनका भी उसके पीठ पर रख दीजिए, तिनका, तो वो ऊंट बैठ जाती है। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। एक तिनका से वो पूरा ऊंट बैठ गया। मुझे लगता है और आप सभी को भी लगता होगा कि अन्याय का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, एक बेकार व्यवस्था की हम सीमा पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही, मैं जल्दी कटुर भाषा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पटना के बड़े नेताओं ने बेतुके और अपशब्दों का व्यवहार करके जन सुराज पर और प्रशांत जी पर प्रश्न उठाए हैं। मैंने कोशिश की कि उनका जवाब संयमता के साथ दे दूं। अगर वो उदंडता पे उतरेंगे तो फिर बाध्य होकर मैं भी उदंडता पे उतरूंगा। लेकिन क्या सवाल उठा रहा है कि आप वैन कहां से चढ़ना है? बिहार के जनता की जो नुमाइंदगी करना चाहता है, जो हजारों किलोमीटर घूम रहा है, उसके लिए आप वैन पर सवाल उठाना है? यही मानसिकता है आपकी? मेरे मित्रों ने मुझे बाहर से फोन करके मुझे जलील किया है कि यार तुम बिहारियों कभी शौचालय के आगे नहीं सोच सकते हो? आपको पैसे कहां से मिल रहे हैं? उंगली उठाने के पहले अपनी तरफ देख लें, आपको पैसे कहां से मिल रहे हैं? हमें तो पैसे जहां से मिल रहे हैं, आप जाइए ढूंढ लीजिए, आपको नेट पर मिल जाएगा एक एक रुपए का हिसाब। और अरविंद केजरीवाल की स्टाइल में नहीं, उदय सिंह और प्रशांत किशोर की स्टाइल में। कहां से आया, क्यों आया, आप जवाब दीजिए। आप कहां से कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि ऐसे ठगों के अंदर, और ये हमारी पहली जीत है, ऐसे ठगों के अंदर दिल में वो डर बैठ गया है कि ये लोग हमें कहीं अलग ना कर दें। और आप बुरा ना मानिए, मैं जेडीयू को, आरजेडी को और बिहार वाली बीजेपी को एक ही मानता हूं। मैं उनको अलग नहीं मानता हूं। वो अलग अलग भेष में लुटेरे हैं। कौन किसकी वेशभूषा पहन के लूट रहा है हमारे राज्य को, वो हमारे राज्य के लोग देख रहे हैं। और आज से नहीं, 1990 के दशक से इन्होंने सबके लिए फाटक बंद किया हुआ है। इनको लगता है कि उस फाटक के अंदर कोई आ ना जाए। नीतीश बन जाए ठीक है, तेजस्वी जी बन जाए ठीक है, फलाने जी बन जाए ठीक है, ढिमकाने जी बन जाए ठीक है, लेकिन आप ना आ जाए अंदर। ये डर सताता है इनको,
क्योंकि आप आ जाएंगे तो आप व्यवस्था बदल देंगे, तो इनकी लूट बंद हो जाएगी। उस समय वो बीपीएससी वाला कुछ कांड चल रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशांत जी पर बराबरी का प्रहार आरजेडी ने भी कर दिया, बीजेपी ने भी कर दिया और जेडीयू ने भी कर दिया। ये क्या मिलजुल कर पैसे खा रहे थे क्या उसमें? क्योंकि तीनों दल को तकलीफ हो गई हमारे ये कहने से कि विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए, इनके साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को रोक दीजिए, तो इन तीनों को तकलीफ हो गई, तीनों ही सवाल पूछने लग गए। तो मुझे तो लगता है कि जो वहां भ्रष्टाचार का पैसा मिलता है वो सब में बंटता है और सब बांट के खाते हैं, इसलिए कोई नहीं चाहता कि व्यवस्था बदल जाए। हाँ राजेश जी बोलिए। एक मतलब राजनीतिक सवाल है, बिल्कुल छोटा छोटा। नहीं और पूछिए, दो लाइन में जवाब दीजिएगा सर, इससे ज्यादा लंबा नहीं। बताइए। पहला सवाल ये है कि अगर किसी विकट परिस्थिति में जनसुराज को आगामी विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है तो क्या आपकी पार्टी गठबंधन के विकल्प को खुला रखी है, और अगर है तो किसके तरफ जाएगी? मैं सर दूसरा सवाल भी ठोक ही देता हूँ, इसलिए आपने 2012 में यहाँ पर पूर्णिया में सांसद रहते हुए किया था वेदना प्रदर्शन। क्या जनसुराज का जन वेदना प्रदर्शन की परिणति है? क्योंकि तब जो आपने वो प्रदर्शन किया था, जिस हालात जिस परिस्थिति के लिए, उसमें आज तक कोई सुधार नहीं आया। क्या मैं ये समझूं कि जनसुराज उसी की परिणति है? ये दोनों सवाल का जवाब देना। पहली बात, हम लोग आशा करते हैं कि बिहार की जनता अपने हित में जनसुराज को एक बहुमत देगी सरकार चलाने के लिए, लेकिन बहुमत नहीं मिला, जो राजनीति में और लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, तो उस समय बिहार की जनता के हित में जो होगा वो किया जाएगा ताकि बिहार को एक अच्छी और स्थिर सरकार मिल सके। लेकिन क्योंकि ये प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं आया था और न इस अवस्था को हम लोगों ने अभी तक सोचा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी के साथ मिलकर सरकार भी बनाया तो उस सरकार को जनसुराज चलाएगी, कोई दूसरा नहीं चलाएगा। ये तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं। रह गई बात आपकी 2012 की, जनसुराज की पूरी सोच, और ये थोड़ी सी, ये कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैंने जो 2012 में सोचा था, जनसुराज की सोच भी वैसी ही है। मैंने भी अपने लिए, अपने पूर्णिया के लिए उस वेदना प्रदर्शन के माध्यम से मैंने किसी भी नेता को अपशब्द नहीं कहा था। मुझे अभी तक याद है कि उसके बैनर पर लिखा हुआ था, ये दो नेता जो हम सब की शान, फिर क्यों ऐसा निजाम कि हम सब परेशान। लेकिन वो दो नेता एक तो अब नहीं रहे हमारे बीच, सुशील मोदी जी, लेकिन नीतीश जी हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। इन दोनों ने उसे अपने ऊपर ले लिया। मैं तो उनके दिए हुए निजाम के बारे में बात कर रहा था। आज भी नीतीश जी के बचाव में जो आते हैं लोग, वो ये अब नहीं कह सकते कि हाँ सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। अब वो कहते हैं नीतीश जी बड़े ईमानदार आदमी। अरे हमने और बिहार के लोगों ने तुम्हारी ईमानदारी से क्या लेना है? हमने तुमको चुना इसलिए है कि तुम एक व्यवस्था दोगे जो हमारे लोगों को लूटेगा नहीं। तुम लूट रहे हो या तुम्हारी व्यवस्था लूट रही है? मेरे लोग तो लूट रहे हैं ना, तो इससे अच्छा है तुम ही पैसे ले लो। मैं कौन सा तुम्हारे तकिया के नीचे गिनने जा रहा हूं कि तुमने कितने रखे हुए हैं। लेकिन तुम्हारा नीचे से लेकर ऊपर तक तंत्र अगर भ्रष्ट है तो ये कौन सा बचाव है कि नीतीश जी तो बड़े ऑनेस्ट आदमी। मैं कहता हूं वो बहुत ही डिसऑनेस्ट आदमी हैं, नैतिकता के आधार पे, कि जानते हुए कि उनके नीचे के सभी लोग लूट रहे हैं, वो फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर उनसे नहीं संभल रहा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और कोई प्रश्न? थैंक यू। और कोई प्रश्न भाई? आपको लग रहा है नीतीश कुमार का विकल्प हो सकते हैं प्रशांत किशोर से बिहार के? नीतीश कुमार के विकल्प क्यों हो? हम, नीतीश कुमार जी अपने दल के नेता हैं, उनको बिहार के लोगों ने चुना है। प्रशांत जी को या आपको या मुझे या किन्हीं को अगर बिहार की जनता चुनेगी तो हम किसी के विकल्प क्यों हो जाएं?
ये भी एक विचित्र चीज है कि किसके विकल्प में हम विकल्प क्यों हो जाए? हम कोई विकल्प की लड़ाई लड़ रहे हैं? प्रशांत किशोर जी का कहना है हम नीतीश कुमार के विरोध में हम खड़ा होंगे, यदि वो लड़ते हैं तो अपने आप उसका उनका विकल्प वो समझ रहे हैं। वो प्रशांत जी की इच्छा, प्रशांत जी कहां से खड़े होते हैं मुझसे उनको अनुमति की जरूरत नहीं है, वो खड़े होंगे, उसके सामने अगर नीतीश जी खड़े होंगे, हम सब जान लगाकर प्रशांत जी के लिए काम करेंगे, जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। हम विकल्प क्यों किसी के बने? हम अपनी बात रख रहे हैं, हमें क्या लेना देना है कौन है नहीं है सामने। चुनाव होता है, चुनाव मेरे नजर में चुनाव पता नहीं कब जंग बन गया, और फिर अंग्रेजी की कहावत एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और लड़ाई में सब कुछ जायज होता है। मैं चुनाव को जंग मानता ही नहीं भाई, चुनाव हमारा है ही नहीं, चुनाव जनता का है, जनता चुन रही है। और ये आखिरी और सबसे प्रबल तरीके से 1977 में हुआ था कि जनता ने चुना था कि इंदिरा जी को हटाना है, वो जनता ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद तो अब कैंडिडेट ही लड़ता है। जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं आपको बहुत शुभकामनाएं। भाई मुझे क्या को शुभकामना दे रहे हो, अपने आप को दे लो शुभकामना। चुनाव तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो जीतूंगा हारूंगा अपने उधर अलग हो जाऊंगा। तो इसलिए हम किसी के विकल्प के तलाश में नहीं है। हम बिहार के लोगों के सामने एक रोड मैप रख रहे हैं, अगर बिहार के लोगों को वो पसंद होगा तो हमें मौका देगी। जी जी मैंने सुना नहीं मैंने। ये बहुत अच्छी बात है, चिराग जी को अगर बिहार बुला रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि एक सज्जन पूर्णिया को प्रणाम करते चल रहे थे, पूर्णिया उनको भी बुला रही थी। अब 1 साल बीत गए हैं, पूर्णिया वालों से पूछना चाहिए कि वो प्रणाम उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। चिराग जी को, मोदी जी को गंगा मैया ने बुलाया था, तो चिराग जी को अगर बिहार बुला रही है तो बहुत अच्छी बात है, उनको आना चाहिए। जी बताएं। मुझे लगता है कि आपने कि सर्वे देखा होगा, और आजकल बहुत चर्चा में एक सी वोटर का सर्वे आया हुआ है, वो देशमुख साहब का, तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि साहब प्रशांत जी की पार्टी तो 2 नंबर पे आ गई और नीतीश जी 3 नंबर पे चले गए। मैं कल शाम को किसको वोट दे रहा था और आज शाम को किसको वोट दूंगा ये फिक्स्ड नहीं है। कल मेरे सामने अगर किसी की चित्र कुछ रखी गई थी और आज मुझे पता लगे कि वो चित्र ही गलत थी तो मैं अपना फैसला बदल लूंगा। इसलिए चुनाव से इतने महीने पहले किसी का ये कह देना, वो सर्वे से ही स्पष्ट है कि वो किसका साथ देना चाहते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप नौजवान हैं, मैं आपको, और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि इन चीज़ों को न पढ़ें, लोगों की मिजाज को पढ़ें। और एक बात आप मेरे साथ मानेंगे कि जनसुराज को वो मत पड़े ना पड़े, लेकिन 100% बिहारी परिवर्तन के पक्ष में है। 100%। इसमें कहीं से भी एक व्यक्ति नहीं होगा बिहार में जो आपको ये कह दे कि मैं अभी के व्यवस्था से बड़ा संतुष्ट हूं। उसको परिवर्तन चाहिए, लेकिन मैं कभी नहीं कह रहा कि वो जितने लोगों को परिवर्तन चाहिए सभी जनसुराज को ही वोट दे देंगे। वो हम लोगों पे निर्भर करता है कि हम लोग अपनी बात कितनी प्रभावी ढंग से अपने लोगों तक पहुंचा सके, और उसका जो परिणाम होगा वो होगा। कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, और हमेशा की तरह हमारे साथ भोजन करके ही जाइएगा। धन्यवाद।